चलिए, आज की क्लास में हम लोग पहले ये देखते हैं कि एटम का एग्जिस्टेंस क्या है। एटम का एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि एटम किस तरीके से हम लोग को मिल रहा है ना। देखो, ओवरऑल देखा जाए तो एटम किस तरीके से मिल रहा है। एटम मिल रहा है किसी मैटर के अंदर, है ना। एटम कहां मिल रहा है? मैटर के अंदर। यही है उसका एग्जिस्टेंस, यही है ना। या किसी भी इंसान का एग्जिस्टेंस क्या है? जैसे मान लो हम जानते हैं कि 9 क्लास का जो स्टूडेंट है ना, उसका एग्जिस्टेंस क्या है कि वो जैसे आएगा हल्ला करेगा, ये उसका एग्जिस्टेंस है। पता चल जाता है, पता चल जाता है कि 9 क्लास वाला आ गया, कि उसका एग्जिस्टेंस है। अच्छा, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि बच्चे आके बैठे हुए हैं लेकिन पता नहीं चलता बच्चे आके बैठे हुए हैं, तो ये उसका एग्जिस्टेंस है। हर चीज का अपना अपना कुछ एग्जिस्टेंस होता है, जहां से वो आए हैं, जहां से वो रहते हैं, है ना, जहां से वो एग्जिस्ट करते हैं। तो उसी तरीके से हर एटम का अपना अपना एग्जिस्टेंस है, जहां से वो आया है। तो ध्यान देना, एटम 2 ही प्रकार में मिल रहे हैं हम लोगों को। एटम जो है, देखो पूरे के पूरे एटम तो हम लोग जानते हैं कि मैटर के अंदर है, लेकिन एटम 2 ही तरह के में है। या तो वो आयंस के फॉर्म में है, आयंस के फॉर्म में है, या तो वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है। ठीक है, या तो वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है। जितने भी एटम हैं, जितने भी एटम है, उनका एग्जिस्टेंस मतलब वहां पर रहने का जो ढंग है, रहने का ढंग, वो 2 ही तरीके से, या तो वो आयंस के फॉर्म में है या तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है। तो एक बात तो गारंटी होगा, अगर आप लोग ये चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़े हो, इंट्रोडक्शन से पढ़े हो, तो इससे तो बहुत अच्छी तरीके से परिचित होगे। सभी को पता है? कोई ऐसा बंदा जिसको अभी भी मॉलिक्यूल नहीं पता है? कोई? सभी को पता है ना? बहुत अच्छी बात है। यानी सभी को पता है कि मॉलिक्यूल होता क्या है। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या है ये सभी को पता है, लेकिन मैं फिर भी बता दूंगा। ठीक है, ध्यान देना। अगर एटम कोई भी एटम, ठीक है, अगर चार्ज के साथ रहे, अब ये चार्ज क्या है ना, स्पेशली इस चार्ज को ना हम लोग नेट चार्ज कहते हैं। नेट चार्ज, है ना, नेट चार्ज यानी टोटल चार्ज, है ना। अगर कोई भी एटम नेट चार्ज के तरीके से रहे, चार्ज के फॉर्म में रहे। अब चार्ज जनरली जो अगर हम लोग केमिस्ट्री में चार्ज देखते हैं वो 3 ही फॉर्म का होगा, या तो वो पॉजिटिव होगा, या तो वो नेगेटिव होगा, या तो वो न्यूट्रल होगा। बात समझ में आया? अगर हम आयंस में बात करेंगे तो हम लोग ये देखिए चार्ज 3 तरह के होते हैं, लेकिन असलियत में चार्ज का जो डेफिनेशन है वो 2 ही के पास है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अब बोलोगे सर जिसके पास चार्ज नहीं है, तो जिसके पास चार्ज नहीं है, जिसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं, वो मॉलिक्यूल्स के रूप में रहता है। वो किसके रूप में रहता है? मॉलिक्यूल्स के रूप में। तो और मॉलिक्यूल जो है ना, वो एटम का ग्रुप है ना। एटम का क्या है? ग्रुप है। ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ये सभी जानते हैं। जैसे टिश्यू, टिश्यू क्या है? टिश्यू कुछ विशेष चीज नहीं है, बस सेल का ग्रुप। सेल के ग्रुप को हम लोग टिश्यू कहते हैं। उसी तरीके से एटम के ग्रुप को मॉलिक्यूल्स कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? डाउट है किसी को? ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स। बात समझ में आया? अब इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, ठीक है, ध्यान देना। आयंस, आयंस होता क्या है? आयंस का मतलब होता है या तो उसके पास पॉजिटिवली चार्ज, या तो वो नेगेटिवली चार्ज, या तो वो न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल। न्यूट्रल होगा तो जनरली हम लोग इस ग्रुप से उसको बिलोंग करवाते हैं, लेकिन आप ये भी समझ लें। अब इसको समझाने के लिए मैं आप लोग थोड़ा इंसान के पास लेकर चलता हूं, क्योंकि इंसान को इंसान ही अच्छे से समझता है। ठीक है, ध्यान देना। अगर आप स्टूडेंट्स की बात करोगे या अपने दोस्तों की बात करोगे, तो कोई दोस्त बड़ी बदमाश होता है। आप खुद से भी जानते हो कि मेरा वो जो दोस्त है ना, बड़ी बदमाश है। तो बदमाश है, तो बदमाश को अगर मैथ के फॉर्म में प्लस माइनस और कोई भी चार्ज मतलब कोई भी साइन ना दिया जाए, तो ऑब्वियस सी बात है बदमाश को माइनस दिया जाता है। दिया जाता है ना जनरली कि मेरा दोस्त तो माइनस है, मतलब मेरा दोस्त बदमाश है। अच्छा, कोई ऐसा दोस्त है जो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज्यादा होते हैं, है ना। कुछ कुछ दोस्त ऐसे होते हैं अपना काम नहीं करेंगे लेकिन दूसरे का करने के लिए आगे रहेंगे, है ना। ऐसा होता है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि बिल्कुल ऐसा नहीं होते हैं, है ना। 1-2 ऐसा भी आपको दोस्त मिल जाएगा जिसको अपना काम से थोड़ा कम मतलब रहेगा, लेकिन मेरा दोस्त कर लिया कि नहीं, या वो गलती कर रहा है कि नहीं, ये चीज जो है ना वो देखते रहेगा। हाँ, बात अलग है कि इसका रेशियो बहुत कम है और धीरे धीरे इसका रेशियो कम ही होते जा रहा है, तो ये सिर्फ आपकी मेंटेलिटी के कारण है। तो ध्यान देना, अगर अच्छे दोस्त को कोई साइन दे, कोई मैथ के साइन को दे, ऑपरेटर को दे, तो ऑब्वियस बात है क्या दोगे? प्लस दोगे। बात सुन रहे हैं? लेकिन कोई दोस्त ऐसा भी होता है जिसको आप बोलते हो नहीं ये नेगेटिव भी नहीं है और ये पॉजिटिव भी नहीं है, मतलब ज्यादा अच्छा काम भी नहीं करता और ये बुराई में भी नहीं रहता, तो आप उसको क्या किस में रखोगे? न्यूट्रल। अब कि न्यूट्रल में रखोगे तो मैथ के लिए न्यूट्रल का कोई साइन है क्या? नहीं है। ना ही आप उसको प्लस दे सकते हो ना ही माइनस दे सकते हो। अच्छा, कुछ बच्चा बोलेगा सर दोनों दे दीजिए, प्लस भी दे दीजिए माइनस भी दे दीजिए, कैंसिल हो जाएगा अपने आप। तो लेकिन आप प्लस माइनस भी दोगे तो माइनस ही दिख रहा ना, तब तो आप नेगेटिव उसको बोल रहे हो, इसलिए साइन ही मत दो। बात समझ में आया? तो इससे क्या पता चला? इससे यही पता चल रहा है कि जैसे इंसान को हम लोग अच्छे और बुरे के रूप में देखते हैं, है ना, अच्छे और बुरे, है ना, तो जिसको हम लोग एक पॉजिटिव साइन दिए हैं और ऐसे नेगेटिव साइन दिए हैं, सिमिलरली एटम के पास भी कुछ चार्जेस होते हैं। एटम के पास भी कुछ चार्जेस होता है। अच्छा, कुछ एटम ऐसा होता है जिसके पास अपना पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा, कुछ एटम ऐसे होते हैं जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, और कुछ बोलता है मैं न्यूट्रल हूं।
मैं क्या हूं? न्यूट्रल। बात समझ में आया? अच्छा, जैसे यहां पर आप लोग जान रहे होंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं फैन ऑन करवाइए। अच्छा, फैन ऑन करना पॉजिटिव मानेंगे, है ना? फैन ऑफ करवाने वाले नेगेटिव मानेंगे, है ना? और ऑब्वियस सी बात है कि मैं इस केस में क्या रहूंगा? न्यूट्रल। बात समझ में आया? क्योंकि आपको फैन ऑन करवाना तो करवाइए, नहीं करवाना मत करवाइए, आपकी मर्जी है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, तो जैसे जितने भी एटम्स हैं, ठीक है, अगर वो अकेले रह रहे हैं तो वो अकेले रह नहीं सकते। यहां पे देखो, रहने, एग्जिस्टेंस मतलब उनको रहना होगा तो किसी न किसी के साथ रहना होगा। या तो ग्रुप ऑफ एटम के साथ रहो तो नाम आ जाएगा क्या? मॉलिक्यूल्स। या तो वो अपने पास कोई नेट चार्ज रखे, या तो वो अपने पास क्या रखे? नेट चार्ज। अब वो नेट चार्ज कुछ भी हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो नेगेटिव हो सकता है, या तो न्यूट्रल हो सकता है। न्यूट्रल को हम लोग जनरली इस ग्रुप में रखते हैं, ठीक है? जनरली न्यूट्रल को हम लोग इस ग्रुप में रखेंगे, है ना? अब मेरी बात को ध्यान से देखिए, तो ये जो एटम है जिसमें नेट चार्ज होते हैं, नेट चार्ज जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। नेट चार्ज दो तरीके होते हैं। एक होता है पॉजिटिवली चार्ज, एक क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज। मतलब पॉजिटिव समझ जाओगे ना? ठीक है। और एक क्या है? नेगेटिवली चार्ज। एक क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज। तो याद रखना, जैसे हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव को हम लोग क्या मानते हैं? बदमाश। नेगेटिव को क्या मानते हैं? बदमाश। और पॉजिटिव को मानते हैं क्या? अच्छा, है ना? नेगेटिव को बोल सकते हैं शैतान, और पॉजिटिव को क्या मान सकते हैं? फरिश्ते। ऐसे ना मान सकते हैं, नॉर्मल तरीके से। तो जैसे आप पॉजिटिव नेगेटिव का एक पर्टिकुलर नाम रखे हो, उसी तरीके से इनका भी कुछ नाम है ना? पॉजिटिव को हम लोग बोलते हैं कैटायंस, है ना? बस कैट लग जा रहा है। अब इसका मतलब नहीं कि बिल्ली जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है ना? उसको छेड़ कर देख लो, नो चलेगी पूरा। बात समझ में? तो तुम्हें नेगेटिव हो जाएगी। तो कैटायंस, उसके लिए क्या बोलते हैं हम लोग? कैटायंस। अगर नेगेटिवली है तो क्या बोलेंगे हम लोग? एनायंस। लेकिन अब तुम लोग ध्यान देना, सब में क्या लग रहा है? सफिक्स लग रहा है। सब में क्या लग रहा है? सफिक्स। सफिक्स का मतलब क्या होगा? आयंस, यानी पीछे में सबका लग रहा है ना? जैसे आपका टाइटल, जनरली जो टाइटल होता है ना, वो क्या लगता है? सफिक्स लगता है। लेकिन कुछ ऐसा भी टाइटल होता है जो प्रीफिक्स लगता है। प्रीफिक्स मतलब आगे, जैसे अब्दुल। अब्दुल कुछ ऐसा टाइटल होता है ना जो आगे लग जाता है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ज्यादातर जितने भी टाइटल्स है ना, वो सब कहां लगते हैं? बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो यहाँ पर जो आयंस है वो हमेशा पीछे लग रहा है। देखो, दोनों के पास आ रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या पता चला? इंपॉर्टेंट बात ये पता चला कि जो एटम होंगे वो रहेंगे या तो चार्ज के फॉर्म में, या तो ग्रुप के फॉर्म में। या तो वो ग्रुप के रूप में रहेंगे, ग्रुप, है ना? और या तो वो किसके फॉर्म में रहेंगे? चार्ज के रूप में रहेंगे, है ना? अब वो चार्ज कैसा हो सकता है? दो तरह का चार्ज हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो बोल देंगे कैटायंस, और अगर नेगेटिवली चार्ज है तो बोल देंगे एनायंस। अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो इसका मतलब वो ग्रुप में होगा। उसके पास क्या होगा? ग्रुप में होगा, न्यूट्रल होगा। इतनी बात समझ में आई? किसी को डाउट है? देखिए, इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे। अब समझो, ध्यान देना। अभी मैं तुम लोग को ये नहीं बता रहा कि यहाँ पर कौन सा एटम है, ठीक है? ये कौन सा एटम है अभी मैं तुम लोग को नहीं बता रहा हूं। लेकिन जैसे मैं प्रोटॉन बताऊंगा ना, तो शायद तुम लोगों में से कोई ना कोई ऐसा बच्चा होगा जो जरूर जान जाएगा कि ये कौन सा एटम है, ठीक है? तो मान लो, सपोज दैट कि मेरे पास 11 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन। तुम लोग में से कोई बता सकता है, तुम लोग में से कोई बता सकता है कि 11 प्रोटॉन कौन सा एलिमेंट का है? वेरी गुड, मैं जानता था कोई ना कोई जरूर बता देता। नाम है सोडियम। नाम क्या है? सोडियम। सोडियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास 11 प्रोटॉन है। अब हम लोग ये जानते हैं, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम का मतलब क्या? दोनों बराबर, दोनों बराबर। मतलब अगर फरिश्ते 11 हैं तो दुश्मन कितने होंगे? शैतान कितने होंगे? 11। इसका मतलब क्या हो गया? 11 इलेक्ट्रॉन। यानी अभी ये क्या हो गया? 0। यानी ये एटम को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रल एटम। एक बात याद रखना, 9th क्लास में जितने भी एटम के बारे में पढ़ना हम लोगों को, सारे न्यूट्रल एटम के बारे में पढ़ना। सारे कितने एटम के बारे में पढ़ना है? न्यूट्रल। लेकिन सिर्फ 9th क्लास में, 11th क्लास में न्यूट्रल एटम के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है? इस बात को ध्यान रखना। तो 9th क्लास में जितने भी एटम्स पढ़ने हैं वो सारे के सारे न्यूट्रल एटम है। अब न्यूट्रल एटम का मतलब सर क्या? तो इसका मतलब यही सिंपल सा कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये सीरीज है, ये चेन है। अब चेन को सीरियल वाइज देखना है आप, ठीक है? अभी आप यहीं से स्टार्ट किए हैं, ठीक है? तो सोडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि अभी क्या है? न्यूट्रल है, ठीक है? लेकिन अगर हम पता लगाना चाहें कि ये असलियत में अभी तो नहीं न्यूट्रल है, अगर ये न्यूट्रल नहीं होता, ध्यान देना, अगर ये न्यूट्रल नहीं होता तो क्या होता? अगर ये न्यूट्रल नहीं होता तो क्या होता? कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये कैटायन ग्रुप का होता, कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये एनायन ग्रुप का होता। तो ये तो तुक्का हो गया ना,
ये तो तुक्का हो गया। अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रल है। अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रल। इसका मतलब ना ही ये पॉजिटिवली चार्ज है और ना ही ये नेगेटिवली चार्ज। बात समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं फिर भी पूछूं कि अगर ये न्यूट्रल एटम है, लेकिन फिर भी मैं न्यूट्रल एटम इसको ना बोलना चाहूं, मैं न्यूट्रल एटम नहीं बोलना चाहूं, तो अब मैं इसको कैटायंस के ग्रुप में रखूंगा कि एनायंस के ग्रुप में रखूंगा। तो हमें सबसे पहले नील बोर की कुछ थ्योरी समझनी पड़ेगी। अब ध्यान देना, क्यों समझनी पड़ेगी, इसलिए समझनी पड़ेगी क्योंकि इसके बाद वाले चैप्टर में भी वही है जो भी मैं पढ़ाऊंगा। मैं इसलिए तुम लोगों को पहले बता दे रहा हूं ताकि आप लोगों को किसी तरह का दिक्कत ना हो। बात समझ में आया? इसलिए मैं पहले तुम लोगों को पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूं, ध्यान से समझोगे ना सारा चीज समझ में आने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान दो, मैं यहाँ पर चैप्टर 3 है ना, चैप्टर 4 के बारे में पढ़ा दे रहा हूं, यानी 4 और 3 आपस में रिलेट कर रहा है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो नील बोर का ध्यान देना, कुछ थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, नील बोर, ठीक है। नील बोर के द्वारा कुछ थ्योरी दिया गया है ना, और वो थ्योरी जो था उस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब है पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन को कन्फिगर करना। कन्फिगर मतलब उसका स्ट्रक्चर बनाना। अब कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझो, ठीक है। नील बोर ने बोला कि कैटायन और एनायन तुमको पता करना है ना, तो बहुत इजी तरीका है, बहुत इजी तरीका है। क्या है, हमारे पास 4 शेल हैं। हमारे पास क्या है, 4 शेल। वैसे हो सकते हैं इससे ज्यादा भी, वो इससे ज्यादा भी सकते हैं, लेकिन बेसिकली आप समझ लीजिए कि 4 शेल हैं और इस 4 शेल का नाम KLMN रखा गया है, ठीक है। ये 4 शेल रखा गया है KLMN, ठीक है। रिपीट नहीं कीजिएगा, सिर्फ सुनिएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, रिपीट नहीं कीजिएगा। तो K शेल, L शेल, M शेल और N शेल, ये शेल का नाम रख दिया गया। शेल क्या होता है, शेल समझ लो एक इमेजिनरी लाइन है, जैसे हम लोग का अर्थ एक ऑर्बिट में घूम रहा है ना, कोई क्या लाइन खींचा है क्या वहां पर, कोई लाइन नहीं खींचा, हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि हाँ वहां पर एक लाइन है, ऑर्बिट है, इमेजिनरी ऑर्बिट। वैसे ये भी एक ऑर्बिट है, लेकिन इस ऑर्बिट को हम लोग शेल भी बोल सकते हैं, वैसे ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिट। तो आप इसको शेल भी बोल सकते हो या ऑर्बिट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो के शेल है ना, के शेल, वो बोलता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रखूंगा। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। जो एल है वो बोलता है कि मैं अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन रखूंगा, 8। एम भी क्या बोलता है, 8 रखूंगा, और एन भी बोलता है मैं 8 रखूंगा, यानी 2 8 8 8। बात समझ में? पहले वाले को सिर्फ 2 मिलेगा, 2 को डुप्लेट कहते हैं, 2 को डुप्लेट कहते हैं, ठीक है। 2 को डुप्लेट कहते हैं और 8 को ऑक्टेट कहते हैं, ठीक है। 8 को ऑक्टेट और 2 को डुप्लेट। इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब मेरी बात को ध्यान देना, इसकी कैपेसिटी और ज्यादा है ना, इन सबकी कैपेसिटी अगर देखने जाओगे तो और ज्यादा है, वो हम लोग क्लास इसी में देख लेंगे, क्लास 9 नहीं, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में। अभी मैं जितना काम इस चैप्टर के रिलेटेड है मैं भी उसको बता दे रहा हूँ, क्योंकि पढ़ना हम लोग को दोनों ही है। अब ऐसा समझो कि जो के है ना, के शेल, वो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। एल जो है वो सिर्फ 8 को रख सकता है, 8 से कम रख लेगा लेकिन 8 से ज्यादा नहीं रख पाएगा। एम 8 रख सकता है, 8 से कम रख सकता है, 8 से ज्यादा नहीं रख सकता। इसी तरह से एन भी है, उसके आगे भी जाता है, ठीक है। वैसे अपने लोग को आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ रहे हैं? अब तुम लोग को समझाने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, तुम लोग को समझाने के लिए तुम लोग ऐसा समझो कि ये मेरा के शेल है, एल एम और एन। बात समझ में आया? के एल एम एन, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन रखेगा ना, इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके यहां पर ऐसा समझ लो पानी पीना है ना, ये 2 लीटर पानी पिएगा। कितना लीटर, 2 लीटर। वो 8 लीटर और वो भी 8 लीटर। मतलब 8 प्यास उसको कहां तक का है, सिर्फ उसका पेट इतना है कि वो 8 लीटर तक का पानी पी सकता है। बात समझ? या फिर अगर ऐसा नहीं समझ में आता तो ऐसे समझ लो कि सबके पास गाड़ी है, इसका गाड़ी का जो टंकी है ना वो सिर्फ 2 लीटर का पेट्रोल रख सकता है, सिर्फ 2 लीटर। बात समझ? और बाकी जितने भी उनके कितना रखेगा, 8 लीटर। अब बात को ध्यान से समझना, अब मेरी बात को ध्यान समझना। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर मैं न्यूट्रल एटम जो कि हमारे पास सोडियम है, न्यूट्रल एटम जो कि हमारा सोडियम है, सोडियम के पास अतर कितने इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। बात समझ में आया? सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आया? मतलब 11 लीटर पानी, सॉरी पेट्रोल, पानी समझो या पेट्रोल समझो, बात समझ में आ गया? 11 लीटर का एक बॉटल है मेरे पास, ठीक है, और 4 गाड़ी है और सबके टंकी को भरना है। अब ध्यान देना, स्टेज बाय स्टेज ही भरूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे पहला गाड़ी है
पहला गाड़ी है, जो पहला पर्सन है, उस पर मैं क्या कर रहा हूं, पानी पिला रहा हूं या फिर गाड़ी में पेट्रोल दे रहा हूं। तब तुम बताओ, जो पहला शेल है उसमें मैं कितना लीटर पानी दूंगा? 3 दे सकता हूं क्या? 1 दे सकता हूं क्या? 1 भी दे सकता था, लेकिन उसके पास कैपेसिटी अगर 2 का है तो मैं पूरा 2 दे दूंगा। बात समझ में? तो मेरे पास 11 लीटर पानी था, 11 लीटर पानी था, पहला पर्सन को मैं 2 लीटर पिला दिया, तो अब मेरे पास कितना बचा? 11 लीटर था, तुम बताओ। 9 लीटर मेरे पास अभी बचा है। बात समझ में? अब 9 लीटर मेरे पास बचा है, तो क्या मैं इसको 9 लीटर पिला पाऊंगा? इसका कैपेसिटी 8 है। 8 के बाद या तो ये पी नहीं पाएगा, और या तो अगर इसके गाड़ी के पेट्रोल पंप में डालूं, उसका पेट्रोल टैंक में डालूं, तो वो बाहर गिर जाएगा, और बाहर गिर जाएगा बर्बाद, वैसे भी पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा है ना। तो मैं यहाँ पे कितना डालूंगा? 8। बात समझ में? अब मेरे पास कितना लीटर पानी बचा? सिर्फ 1। तो ये 1, अब देखो इसको पीना 8 है, लेकिन कम से कम 1 से ही काम चल जाएगा, तो ये 1 है। यानी नहीं, स्टेज बाय स्टेज ही मिलेगा, स्टेज बाय स्टेज। अगर मान लो सभी को पानी प्यास लगा है, अगर मैं यहाँ बॉटल दे दूं इसको, तो ऑब्वियस बात ये बगल वाले को थोड़ी फेंक कर तुमको दे देगा, ये बगल वाला अच्छी लगेगा तुमको। दोस्त है, दोस्त की बात नहीं, बगल बैठा दुश्मन नहीं। बात समझ रहा है? तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले वाले को क्या मिल गया? 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले को क्या मिल गया? 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट वाले को कितना मिला? 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात है क्या, इसको पीना था 8, लेकिन इसके पास है 1, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको गुस्सा आएगा, इसको गुस्सा आएगा, क्योंकि इसको 8 लीटर का प्यास लगा हुआ था, और इसको मिला कितना? 1 ही मिला। तो ये बोलेगा तुम 1 भी क्यों दे रहे हो, वो भी मत दो। बात समझ में रहा है? तुम पापा से 8 रुपए मांगे और पापा तुमको 1 रुपया दिए, तो तुम बोलोगे कि आप ही रख लीजिए। ऐसा वहां नहीं चलेगा, वो बोलेगा अच्छा तू मेरे को बता रहा है, चट चट देना शुरू कर देना, और जो दे रहे रख ले शांति से। बात समझ में आया? तो यहाँ पर कितना है? 1 है। अब ध्यान देना, जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन बचा, जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन बचा, ये लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, है ना। और जो ये जो है, ये सब क्या है? ये सब तो सेल है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल, इसको बोलते हैं वैलेंस शेल, है ना। वैलेंस शेल, ये जो है हमारा, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये क्या, सॉरी, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हमारा वैलेंस शेल। इतनी बात याद रखोगे, सारा चीज समझ में आने लगेगा। अब कुछ कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जिस भी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 रहे और 4, ठीक है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? लूज। अपने इलेक्ट्रॉन को करता है लूज। यही चीज क्लास 10 में भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी जिस भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन लास्ट में या तो 1 बचा, या तो 2 बचा, या तो 3, या तो 4, तो वो एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा, ठीक है। अच्छा, जिस भी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहा? 5 6 7, ठीक है, 5 6 7, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन, ठीक है। तो अच्छा, पहले मैं ये भी बता दूं कि ये लूज का मतलब क्या होता है और गेन का मतलब। कुछ लोगों को लूज और गेन का मतलब भी नहीं होता। लूज का मतलब होता है देना, है ना, लूज कर देना, खो देना, है ना। और गेन का मतलब होता है ले लेना। बात समझ आ रहा है? गेन का मतलब क्या होता है? ले लेना, और लूज का मतलब क्या होता है? दे देना। अब अतर बताएगा। अतर, अगर मैं सोडियम एटम की बात कर रहा हूं, सोडियम एटम की बात, सोडियम एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11 थे। जब मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डाला, जब इसको मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डाला, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बना जुबैरिया? क्या बना? 2 8 1 नहीं बना ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बना? 2 8 1। अब अगर मैं पूछूं कि इस सोडियम एलिमेंट का, ध्यान देना, इस सोडियम एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? वैलेंस का मतलब होता है लास्ट। नॉर्मल भाषा में, असलियत में नहीं होते, लेकिन नॉर्मल भाषा में सीखने के लिए, ठीक है। वैलेंस का मतलब क्या समझ लो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस कभी बात आएगा तो उसका मतलब समझ लेना लास्ट।
यानी अगर मैं पूछूं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन देखोगे तो कितना है, एक। इतनी बात समझ में आ गई? लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना बचा, एक, यानी एक है। अब एक नंबर वाला क्या करता है, लूज करता है। यानी अल्टीमेट ये पता चला कि ये जो सोडियम एटम है, सोडियम एटम वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। तो हम लोग को ये पता चल गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, एक। अब जिस भी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक रहता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज करता है, मतलब खो देता है। तो अल्टीमेटली इस 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन में तुम बताओ कौन खोएगा, कितना खोएगा? इन दोनों में इलेक्ट्रॉन खोएगा, कितना इलेक्ट्रॉन खोएगा, एक खो देगा, लूज कर देगा। चलो हम लोग खोल लेते हैं। तो इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दूं, एक इलेक्ट्रॉन, अब कुछ बच्चा बोलेगा सर एक क्यों निकाल रहे हैं, दो निकालिए। नहीं निकाल सकते तो, क्योंकि हम लोग चेक किए तो पता चला एक ही निकाला जा सकता है। निकाला ही क्यों जाता है, क्योंकि 1 2 3 लास्ट में क्या बचा, 1 2 3 4, इनमें से कोई एक बचेगा तो हम लोग क्या करेंगे, लूज करेंगे। तो जो सोडियम था उसका क्या बच गया था, एक, पर एक के लिए क्या करते हैं, लूज। इसमें एक को क्या करना पड़ रहा है, लूज। अच्छा सोच कर देखो, अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, तो अब यहां पर एक नया बनाता हूं, ठीक है, इसको थोड़ा सा पास कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, अब मैं इसको थोड़ा छोटा ही बना देता हूँ, समझने तो है। अच्छा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो मैं क्या कर रहा हूँ, लूज कर रहा हूँ। तो प्रोटॉन कितने होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे। बस हो गया। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक जा चुका है तो कितना बचा, 10 बचा। इतनी बात समझ में आया? अच्छा, अब सोचने वाली बात है, क्या दोनों बराबर है? बराबर नहीं है, इसका मतलब न्यूट्रल नहीं हुए। लेकिन किसका तादाद ज्यादा है, प्रोटॉन का तादाद ज्यादा है, ठीक है, प्रोटॉन का तादाद ज्यादा है। कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, एक तादाद प्रोटॉन का ज्यादा है। यानी हम ऐसा लिख देते हैं 1p+। हमको समझ में आ गया? इसलिए अब सोडियम जो होता है, सोडियम का सिंबल क्या होता है जी, Na। सोडियम का अगर सिंबल देखोगे तो Na। अब जबरदस्ती हम पूछ रहे हैं कि इसके पास किसका चार्ज है, कौन सा चार्ज है, प्लस, यानी इसके पास 1 क्या होता है, कैटायन। इसलिए देखना, कभी भी सोडियम को देखोगे तो उसके ऊपर क्या लिखा रहता है, Na1+ लिखा रहता है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, बात समझ में आ रहा है? चलो और भी बात करते हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जनरली जो बुक में लिया जाता है उसी का एग्जांपल लेकर बताऊंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या करता हूँ, ये मिटा दूं, ये सबको समझ में आ गया ना। चलो मैं इसी को समझाने के लिए दूसरा एग्जांपल लूंगा, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं और दूसरा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन। क्या ले लिए, क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन को लेकर लेते हैं, तो क्लोरीन का एटम हम लोग अभी क्या करेंगे, न्यूट्रल एटम, है ना। तो ध्यान देना, जो क्लोरीन होगा उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। 17 होता है, इसका मतलब प्रोटॉन कितने होंगे, 17। यहाँ पर 17 प्रोटॉन, और मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि ये न्यूट्रल एटम है। अगर ये न्यूट्रल एटम है तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। लेकिन मैं फिर भी पता लगाना चाहता हूं कि अगर ये कैटायंस के ग्रुप से, सॉरी आयंस के ग्रुप में होता तो ये कौन से आयंस के ग्रुप में होता, कैटायंस में कि एनायंस में। सोडियम तो पता चल गया कि जो सोडियम है वो कैटायन ग्रुप से बिलोंग करता है। अच्छा कैसे होता है, सबको समझ में आया कि नहीं? चलेगा। अब इसको देखते हैं, क्लोरीन को देखते हैं, बात समझ में आ रहा है? अब हम लोग जो भी बात करते हैं वो किससे करते हैं, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन को उठाए, यानी कितना लीटर पानी है आप मेरे पास, 17 लीटर पानी है या 17 लीटर पेट्रोल है, जो समझना समझिए। अब इस 17 लीटर पानी या पेट्रोल को लिए और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कहां डाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन दिया था, नील बोर। चलो तो अब मैं ये 17 लीटर का पानी लिया तो सबसे पहले मैं कहां पर दूंगा, के शेल पर। के शेल पर कितना, 2। अब मेरे पास कितना बचा, मेरे पास कितना बच गया, 15 बच गया। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास है 15, तो मैं पूरा 15 इसको नहीं पिला सकता, कितना पिलाऊंगा, 8 पिलाऊंगा। 8 पिलाने के बाद कितना बचेगा, 7 बच जाएगा। बात समझ में आया? मेरे पास कितना बच गया, 7 बच गया। यहाँ पर मैं 7 लिख दिया, अब तो है नहीं, इसको 8 पीना था लेकिन पिया कितना है, 7 पिया है। अब यहाँ पर देखना है, ठीक है। अगर कोई मेरे से पूछे, है ना, मेरे से नहीं, ज्योति से कोई पूछ ले कि ज्योति इस क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो क्या बताओगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का 7। बहुत इजी है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कितना है, 7। अच्छा साजिया से कोई पूछ ले कि साजिया वैलेंस शेल कौन सा है, वैलेंस शेल, तो वो बता देगी M, क्योंकि शेल इसको कहते हैं। वैलेंस शेल, वैलेंस का मतलब क्या हो गया, लास्ट शेल, तो ये हो गया शेल। अच्छा इसके बाद कुछ है नहीं तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे वैलेंस शेल और इसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गया? अब कोई क्या करेगा कि फरहान से पूछ लेगा कि फरहान अगर वैलेंस
वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर साथ है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन साथ है, तो ये एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा कि गेन करेगा? तो गेन करेगा। ऑब्वियसली पता चल गया कि 7 वाला क्या करता है? गेन करता है। बात समझ में आ रहा है? जो 7 वाला है वो क्या करता है? गेन करता है। अब ध्यान देना, यहां पर बात समझने वाली बात क्या है, ध्यान देना, ये जो गेन होता है या ये लूज होता है, हम लोग को इतना पता चल गया है ना कि लूज कितना होना है और गेन कितना होता है। 1 का 1 होता है, 2 का 2 होता है, 3 का 3 होता है, और जो 4 होता है ना वो असलियत में क्या करता है? वो शेयर करता है। ठीक है, वो जब हम तुम लोगों को कार्बन के बारे में बताते हैं ना तो इसको बहुत अच्छे से तुम लोगों को क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है? ये गेन करेगा, है ना। देखिए, सोच करके देखो, गेन करना है यानी इसको और जरूरत है। ठीक है, इसके पास 7 है, इसके पास 7 है, लेकिन इसको करना कितना है? 8 करना है, यानी और कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको और मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा? फुलफिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुलफिल हो जाएगा, मतलब अपना ऑक्टेट क्या कर लेगा? कंप्लीट कर लेगा। बात समझ में आया? तो इसको पता चल गया कि मेरे पास 7 है और 8वां बनना यानी 8वां बनाना बहुत इजी भी है मेरे पास, क्योंकि मेरे को 1 ही मांगना पड़ेगा। अच्छा, इसके पहले जो हम लोग सोडियम जो देखे थे, सोडियम में क्या था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 था और उसको लेना कितना था? 8, यानी 7 और लेना था। तो 7 लेना उसको बहुत डिफिकल्ट लगा, है ना, इसलिए वो 1 क्या कर दिया? छोड़ दिया। उसी तरीके इसके पास 7 है, यानी कि हम समझो पहुंच ही गया है, सिर्फ 1 की कमी होगी, इसलिए ये किसी से लेने के लिए तैयार हो जाएगा कि हाँ ठीक है चलो हम ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो कि 8 लाख का कार मिल रहा है, ध्यान देना, 8 लाख का कार मिल रहा है और तुम्हारे पास 1 लाख ही है, तो तुम अपना सपना छोड़ दोगे? वो 1 लाख भी यूज नहीं करोगे। लेकिन अगर 8 लाख का कार है और तुम्हारे पास सिर्फ 7 लाख आ चुका है, तो तुम अपना हिम्मत बरकरार रखोगे। 1 ही लाख तो कमी हो रहा है, अपने दोस्त जुगाड़ कर लेंगे और काम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो कितने लाख की जरूरत हो रही है? 1, यानी कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो रही है? 1, यानी कितना गेन करना है? 1 गेन करना है। तो ये जो है ये लोग क्या करेगा? गेन करेगा। गेन करेगा, क्या गेन करेगा? इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करना है? 1। तो ये बाहर से मंगवा लिया, कितना? 1 इलेक्ट्रॉन मंगवा लिया। इसके पहले क्या हो रहा था? जा रहा था। क्यों जा रहा था? समझ में आ गया ना? यहाँ पर क्या हो रहा है? आ रहा है। अब सोच करके देखो, जब 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो अब मैं जो एटम बनाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है, आया तो इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन कितना होगा और इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 18। बोलो, अगर देखा जाए तो क्या ये न्यूट्रल एटम है? नहीं, मतलब कोई ज्यादा है कोई कम है? कौन ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। इसका मतलब हम लोग ध्यान देना, अगर क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का सिंबल क्या होता है? Cl। बात समझ आ रहा है? अच्छा, इसमें हम लोग को ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन को लाया गया था, इलेक्ट्रॉन को लाया गया था, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या मांगा गया? उधारी मांगा गया, है ना। तो उधारी मांगा गया, इसका मतलब क्या हो गया? माइनस। बात समझ आ रहा है? इसमें क्या किया गया है? मंगवाया गया है, यानी उधारी लाया गया है ना। जब तुम किसी से लेकर आए हो, इसका मतलब क्या? तुम किसी से उधारी मांग रहे हो। उधारी मांग रहे हो इसका मतलब क्या? तुम्हारे पास पैसे की कमी थी तभी तुम मांगे हो। प्लस तब होता है जब तुम्हारे पास पैसा ज्यादा हो गया, तब ना तुम किसी को दोगे। तो यहाँ पर इसलिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं? 1 माइनस करते हैं। इसलिए हमेशा जो क्लोरीन होता है वो कहां से बिलोंग करता है? वो करता है एनायन से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं वो या तो कैटायंस ग्रुप से बिलोंग करते हैं या तो वो एनायंस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब मुद्दा ये उठेगा, पूछोगे तुम लोग ये कि सर ये कैसे पता चलेगा कि वो एनायन ग्रुप से बिलोंग कर रहा है कि कैटायन ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करते हैं। इससे ये पता चला कि एनायन का जो एग्जाम्पल है, एनायन का एग्जाम्पल कौन होगा? एनायन का एग्जाम्पल होगा जनरली क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन। और जो कैटायन का कौन होगा? सोडियम। बात समझ में आ रहा है? ये 1 रुपया देने को तैयार रहता है हमेशा और ये 1 रुपया लेने को तैयार रहता है हमेशा। बात समझ, इसलिए इन दोनों की बॉन्डिंग हो जाती है और ये लोग नमक बना लेते हैं। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, जो कि कॉमन सॉल्ट, जो हम लोग नमक खाते हैं, वो इन्हीं दोनों के मिलने से बनता है। लेकिन ये नेचुरली फॉर्म मिलेंगे तब बनेंगे। ठीक है, वो दूसरी बात हो गई। तो अभी आप लोग को क्या समझ में आया? आप लोग को ये समझ में आया कि जो एटम होगा वो या तो आयंस के फॉर्म में होगा या तो वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होगा। आयंस में 2 तरह के चार्ज होते हैं, या तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो वो नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज कब होगा? जब उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है। अगर लास्ट में 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, तो वो उतना ही इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? लूज कर देगा। उतना ही को क्या कर देगा? लूज कर देगा। लेकिन किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 है, तो जब मांगेगा ना तो वो 8 के मुकाबले मानेगा। ठीक है, वो मांगेगा कितना? 8 के मुकाबले। मतलब ये कितना गेन इसका कितना है, यानी लास्ट में कितना हो रहा है?
इसका अगर 5 आ गया, लास्ट में जिसका 5 आ गया तो वो कितना मांगेगा? 3 मांगेगा, ठीक है। जिसका मान लो लास्ट में 6 होगा तो वो कितना मांगेगा? ठीक है। और जिसका 7 होगा वो कितना मांगेगा? लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये समझा कि जितने भी एटम हैं वो एग्जिस्ट मतलब मौजूदा हैं, ठीक है। तो मौजूदा किस तरीके से है ना, यानी मौजूद भी हैं, तो किस तरीके से मौजूद है? तो मौजूद है क्या चीज से? या तो वो आयंस के फॉर्म में है या तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, मतलब या तो उनके पास चार्ज है और या तो फिर वो किसी के ग्रुप में है। बात समझ में आए? तो हम लोग आयंस के रूप में देखें तो 2 तरह के आयंस होते हैं, है ना। पॉजिटिव आयंस जिसको हम लोग कैटायंस कहते हैं, नेगेटिव आयंस जिसको हम लोग एनायंस कहते हैं। न्यूट्रल जो होता है वो किसको कहते हैं? मॉलिक्यूल्स में कहते हैं, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? एक बार मैं फिर से बता दूं, हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। तो एक्चुअली वर्ड आ जाए ना वैलेंस, तो नॉर्मल भाषा में ऐसे समझना कि वैलेंस का मतलब होता है लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, है ना। और एक और वर्ड यूज होता है वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी, ठीक है। तो एक बात मैं कल भी बताया था तुम लोग को अभी भी बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन 1 2 3 रहेगा, है ना, इनफैक्ट अगर 4 भी रहेगा, ध्यान देना 4 भी रहेगा, तो उसकी वैलेंसी क्या रहेगी? 1 का 1 रहेगा, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। बात समझ में आया? बात समझ में आ रहा? जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 रहेगा उसकी वैलेंसी भी 1 रहेगी। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है उसकी वैलेंसी भी 1 होती है। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है उसकी वैलेंसी भी 2 होती है। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है उसकी वैलेंसी भी 3 होती है। और जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है उसकी वैलेंसी भी 4 होती है। लेकिन मैं आगे की बात करूं, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है या 6 होता है या 7 होता है, ठीक है, तो जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा उसकी वैलेंसी, ध्यान देना, उसकी वैलेंसी क्या करेंगे हम लोग? 8 में से 5 माइनस कर देंगे, मतलब 3, है ना। 6 के लिए कितना रहेगा? 2 और 7 के लिए 1 और जिसका 8 होगा उसका क्या हो जाएगा? 0। देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, है ना। और वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि या तो उसको खुश रहना है। अब खुश रहने के लिए वो क्या करे? खुश रहने के लिए वो क्या करे? तो ध्यान देना मेरी बात को, कल मैं तुम लोगों को बताया था कि जो केशन है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होना है ना। एल जो सेल है उसके पास 8 रहना है, एम जो है उसके पास 8 रहना है और एन को 8 रहना है। मतलब खुश होने के लिए तुमको 2 8 8 8 ऐसे करके चाहिए, है ना। तो अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम के जब इलेक्ट्रॉन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो हम लोग यहां पर रखे 2, यहां रखे 8, यहां रखे 1। अब ये 1 के कारण इस सोडियम को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। इस सोडियम को यहां बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि या तो ये 1 8 बन जाए और या तो ये 1 हट जाए। अब बोलोगे सर 1 हट जाएगा तो क्या फायदा? तो 1 अगर इसके पास हट जाएगा, 1 इसके पास हट जाएगा, इसके पास अगर 1 नहीं होता, अगर सोडियम बोलता कि मेरे पास वो 1 जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो अगर नहीं होता तो क्या होता? वो नहीं होता तो 2 का 2 खुश और 8 का 8 खुश, ये लोग खुश हो जाते। लेकिन 1 आने के कारण क्या हो गया? इनको प्रॉब्लम आ गया। इनको क्या गया? प्रॉब्लम आ गया। तो वही 1 इलेक्ट्रॉन के साथ करना क्या है? करना क्या है वो डिसाइड करवाता है वैलेंसी। वो डिसाइड करवाता है क्या? वैलेंसी, कि हमको गेन करवाना है कि लूज करवाना है। तो याद रखना 1 2 3 इतने में हम लोग क्या करवाते हैं? हम लोग इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और इतने में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ठीक है। अब ये 4 और 8 के साथ क्या होता है? तो 4 जो होता है ना वो शेयर करता है। वो क्या करेगा? शेयर करेगा। वो ना ही लूज करेगा ना ही गेन करेगा। और ये वाला तो इनर्ट गैस है, ये तो पूरी तरीके से पहले से खुश है, इसको खुश ही है। इसको 8 रुपए चाहिए, 8 रुपए है इसके पास, ना ही किसी से लेगा और ना ही किसी को देगा, ठीक है। तो ध्यान देना वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पता चलता है वैलेंसी के बारे में, और वैलेंसी ही डिसाइड करता है कि कितना आएगा या कितना जाएगा। ध्यान देना लूज कब करना होगा? जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 रहे लास्ट में, यानी लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन या तो 1 रहे या तो 2 रहे या तो 3 रहे। मतलब अगर 2 8 2 2 8 3 अगर ऐसा हो गया, जैसे सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, तो ये तीनों क्या सोच रहे हैं कि हम ये वाला जो लास्ट वाला, ये लोग खुश नहीं हो पाएंगे। क्यों खुश नहीं हो पाएंगे? क्योंकि इनको 8 रुपया करना है। इनके पास 1 रुपया, 7 रुपया कहां से लेकर आएगा? 2 रुपया, 6 रुपया कहां से लेकर आएगा? 3 रुपया और 6 रुपया कहां से लेकर, सॉरी 5 रुपया कहां से लेकर आएगा? तो कहने का मतलब क्या है? प्रॉब्लम है अपने ऑप्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो अल्टीमेटली ये लोग क्या कर देता है कि हमको अगर ये मैं छोड़ दूं, इस पैसे को गुम कर दूं या इस इलेक्ट्रॉन को हटा दूं, तो मैं ऑटोमेटिक कोई पूछेगा कि तुम खुश हो क्या? तो हाँ बोलेगा मैं खुश हूं। ये अगर ये अपना गुम कर दे ये वाला, तो बोलेगा कि हाँ मैं भी खुश हूं।
ये अगर आप खुश कर दे तो बोलेगा मैं भी खुश हूं। तो सारे के सारे क्या होना चाहते हैं? खुश होना चाहते हैं, है ना। और खुश होने को क्या बोलते हैं? खुश होने को बोलते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करना, है ना। अपना ऑक्टेट, या तो वो ऑक्टेट कंप्लीट कर ले अपना, है ना, और या तो वो डुप्लेट कंप्लीट कर ले, है ना, डुप्लेट, ठीक है। या तो दो का बन जाए, यानी कि 2 का 2 ही रहे, और या 8 की कैपेसिटी तो वो 8 बन जाए। बात समझ में आए? लेकिन जिसका भी मान लो जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, अगर इन तीनों में से किसका हो गया तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? उसका होगा 3, 2, 1। जिसका 5 होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे? 3। जिसका 6 होगा उसका क्या मानेंगे? जिसका 7 होगा उसको क्या मानेंगे? तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी निकलता है। ध्यान देना, 4 से ज्यादा होगा, यानी 4 से ज्यादा क्या होता है? 5। तो इस केस में क्या करना है आपको? 8 से माइनस कर देना है 5 को, है ना। 8 से 5 क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, 3 आ जाएगा। 8 से 6 माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 8 से 7 माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी निकाला जाता है। ये इसके बाद वाले चैप्टर में तुम लोगों को बता दूंगा, ठीक है। अगर अभी समझ लिए हो तो बाद वाले क्लास में अगर एब्सेंट भी हो जाते हो तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे जो हम लोग का टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ, नहीं डायरेक्ट मॉलिक्यूल, ठीक है। हाँ, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल, ठीक है। ध्यान देना, आयंस के बारे में हमने पढ़ ली, है ना। आयंस के बारे में पढ़ लिए कि आयंस क्या था। आयंस सभी को समझ में आ गया ना। आयंस का मतलब क्या होता है? नेट चार्ज होना, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो। पॉजिटिव चार्ज होगा तो कैटायंस और नेगेटिव चार्ज होगा तो एनायंस। मैं तुम लोगों को ये भी बता दिया कि कोई भी एलिमेंट पॉजिटिव क्यों हो रहा है और कोई भी एलिमेंट नेगेटिव क्यों हो रहा है। मेरी मर्जी से, तुम्हारी मर्जी से वो पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं हो रहा है, वो हो रहा है उसके अंदर रखा हुआ इलेक्ट्रॉन से, है ना। उस इलेक्ट्रॉन के कारण डिसाइड हो रहा है कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है ना। अब हम लोग मॉलिक्यूल के बारे में देखेंगे, क्योंकि अब देखो जितने भी एटम हैं या तो वो अपने पास चार्ज रखेंगे, अकेले रहेंगे तो क्या रखेंगे? चार्ज रहेंगे, ठीक है, यानी चार्ज रखेंगे, कोई भी नेट चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव। और या तो वो किसके ग्रुप में रहेंगे, है ना, यानी बहुत सारे एटम क्या होंगे? मिल करके रहेंगे। बात समझ में आया? तो ग्रुप ऑफ एटम जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक बात ध्यान देना कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट भी होता है ना, और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड भी होता है, ठीक है। ये दोनों बात ध्यान से समझो। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट भी क्लियर होता है और मॉलिक्यूल किसका होता है? कंपाउंड का भी होता है, दोनों का होता है। अब ये दोनों का मतलब क्या हुआ? जैसे एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। मान लो कोई एक एलिमेंट लेते हैं, जनरली एक एग्जांपल हम लोग क्या लेते हैं? Fe, आयरन। आयरन अभी ये क्या है? एक एलिमेंट है। सभी को पता है ना कि एलिमेंट क्यों है? डाउट है किसी को? तुमको डाउट है? ठीक। तो इसका मतलब कि जो Fe है वो एक क्या है? वो एक एलिमेंट है। अच्छा, या ना, अगर मैं Fe1 लिख दूं तो ऑब्वियस सी बात है, सब जानते हैं कि इस एलिमेंट के अंदर एक एटम है, ठीक। अगर मैं बोल दूं Fe2 तो हम लोग बोलेंगे कि इस एलिमेंट के पास 2 एटम्स हैं। लेकिन इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इसमें आयरन का मॉलिक्यूल है। क्या बोल सकते हैं? आयरन का मॉलिक्यूल। क्योंकि कभी भी एस लग जाएगा ना, यानी 2 से ज्यादा हो जाएंगे एटम, तो वो एटम्स भी कहलाते हैं और वो मॉलिक्यूल्स भी कहलाएंगे। यानी मॉलिक्यूल्स किसमें हो सकता है? एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड में भी हो सकता है। अब कंपाउंड जैसे एग्जांपल देते हैं, CaO, जनरल एग्जांपल यही दिया जाता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम में एक एटम यहां पर, एक एटम यहां, तो 2 से ज्यादा अगर एटम आ गया, 2 से ज्यादा एटम आ गया, तो हम लोग अगर एटम की नाम बोलते हैं तो लोग एटम्स कहते। तो एटम्स की जगह पर अगर आप एटम्स, जहां पर एटम्स लिखा हुआ आ जाए, एस, यानी एस का भी यूज करते हैं 2 या 2 से अधिक लोगों, है ना। जैसे मान लो कि एक लड़का बैठा है, ध्यान देना, एक लड़का बैठा है तो बॉय, लेकिन एक से ज्यादा लड़का बैठा है तो हम लोग बॉयज लगा देते हैं ना। सिमिलरली गर्ल्स के साथ भी ऐसा होता है, सिर्फ गर्ल नहीं बोलकर गर्ल्स बोलते हैं जब एक से ज्यादा। ये इंग्लिश क्लास तो है नहीं, आप लोग सब जानते हो ये सब चीज, है ना। तो उसी तरह अगर एटम्स होगा ना, तो आप एटम्स के जगह पर, यानी एटम जो है वो इक्वल है किससे? मॉलिक्यूल्स। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या तुम लोग ऐसा मान सकते हो कि जो एटम होगा वो भी इक्वल होगा मॉलिक्यूल के? वेरी गुड। बात समझ आ रही? क्योंकि ये अकेला है। बात समझ आ रही? वो एक अकेला ये दुकेला के साथ नहीं हो सकता।
बात समझ में आया? कहने का मतलब क्या है कि जो एटम्स हैं वो क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स। एटम्स मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? नो सर, आसान हो बस गया। ठीक है, सबको समझ में आ गया? इसमें किसको डाउट है? यानी मॉलिक्यूल एलिमेंट में भी हो सकता है और मॉलिक्यूल कंपाउंड में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। लेकिन क्या ये एलिमेंट मॉलिक्यूल कहला सकता है? नहीं कहला सकता। लेकिन क्या ये कहला सकता है? हाँ, ये कहला सकता है। बोलो, समझ में आया क्या? सबको समझ में आ गया? कोई डाउट है? ये टॉपिक छोटा छोटा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, ये समझने के बाद अब यहां पर एक दो बात और आएगा। क्या बात आएगा? यहां पर बात आएगा एटॉमिसिटी। इसका भी ये एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है, और होता बहुत इजी है। एटॉमिसिटी, ठीक है। एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि आइडेंटिफाई करो किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, कितने एटम्स, है ना। अगर किसी एलिमेंट में या कंपाउंड में, किसी एलिमेंट में या कंपाउंड में, या जनरली बोला जाए एलिमेंट में, अगर एक एटम है, एक एटम, है ना, कितने एटम? एक एटम, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनो एटॉमिक या एटॉमिसिटी। एक के लिए मोनो, ठीक है। दो एटम के लिए डाई एटॉमिसिटी। बात समझ पा रहा है? दो अगर एटम कहीं दिख गया तो उसको हम लोग बोलेंगे डाई एटॉमिसिटी। मतलब चीज वही है, बस नाम रख दिया गया बहुत सारा। जैसे तुम हो इंसान ही, लेकिन तुम लोग को बउआ भी कोई बोल देता है, कोई भुजिया भी बोल सकता है, कोई तुम्हारा पर्टिकुलर नाम भी रख दिया है, दोस्त लोग अलग नाम रख दिया होगा, भाई बहन लोग अलग नाम रखा होगा। तो है पर्सन एक लेकिन नाम अनेक, है ना। तो उसी तरीके से एक पर्सन है लेकिन उसके नाम अलग अलग है। तो तीन एटम वाला अगर कोई एलिमेंट होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्राई एटॉमिसिटी। बात समझ में आया? अगर चार रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग? टेट्रा। पॉलिनोमियल। 3 के बाद बात समझ में? और 5 या 5 से ज्यादा, पॉलिनोमियल। 5 एंड मोर देन 5, मोर देन 5 एटम अगर किसी में प्रेजेंट है, तब वहां पर हम लोग क्या यूज कर लेते हैं? पॉली एटॉमिसिटी। ठीक है, अब ध्यान देना, हमको आंसर देगा तनवीर हमको ये बताओ कि S8, पहले हमको ये बताओ कि ये एलिमेंट है कि कंपाउंड? एलिमेंट है। तब हमको ज्योति बताइए कि इसमें कितने एटम हैं? एटम कितने हैं? 8 एटम है। वेरी गुड। तब तस्मिया तुम बताओ कि ये 8 एटम है तो इसका क्या नाम रखा जा सकता है? सर पॉली एटॉमिसिटी, है ना। अच्छा, पॉली एटॉमिसिटी नहीं बोलना चाहते हैं साजिया तो क्या बोल सकते हैं? मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। सल्फर के मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? सल्फर के, अच्छा सल्फर के मॉलिक्यूल्स बोलो, या सल्फर में 8 एटम है ये बोलो, या सल्फर में 8 एटम्स है ये बोलो, या बोलो सल्फर के पॉली एटॉमिसिटी है। बात समझ रहे हैं? इस सबका मतलब एक हो गया। हाँ बोलो। कैसे समझेंगे अगर कोई बोल दिया कि वो सल्फर का पॉलीसेमिनेट है? चलिए, तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा क्या है? मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास। दोनों में देखिए मास निकल रहा है ना। लेकिन आखिर क्या जरूरत पड़ा यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास लिखने का और यहाँ पर मोलर मास लिखने का? बस सिर्फ और सिर्फ क्या चीज के लिए? उसके यूनिट में डिफरेंस है। जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसका लास्ट यूनिट, मतलब कुछ भी, जैसे मान लो कि आप लेंथ, कोई भी कपड़ा खरीद रहे हो, है ना, तो उसका लेंथ लेते हो तो आप क्या बोलते हो? मीटर में दीजिए, है ना। तो मीटर उसका क्या हो गया? यूनिट हो गया। अगर नेट चलाना चाहते हो तो एक यूनिट यूज करते हो, एमबी दीजिए, जीबी दीजिए, तो जीबी और एमबी क्या हो गया? उसका यूनिट हो गया। सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास उसका यूनिट हो गया। कुछ भी आंसर आएगा उसके बाद या तो AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट लिखिए या फिर U लिखिए। बात समझ में? और अगर मोलर मास निकाल रहे हो, मोलर मास, ध्यान दियो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? मोलर मास पूछा जा रहा है या मॉलिक्यूलर मास पूछा जा रहा है? अगर मोलर मास पूछेगा तो आपको लास्ट में क्या लगाना है? ग्राम पर मोल। अच्छा, कोई मेरे को बच्चा बता सकता है कि ये जो है AMU, इसका फुल फॉर्म तो जानते हैं, लेकिन ये जो AMU है आया कहां से? ये आया है कार्बन 12 का एक एटम। याद करो, कार्बन 12 का एक एटम का नंबर ना बोल सके इसलिए उस जगह पर AMU आ गया था। याद है ना? वही चीज में यूज कर रहे हैं। चलिए, अब देखिए कैसे यूज होता है। मान लीजिए बोलेगा कि
व्हाट इज द mm मतलब मॉलिक्यूलर मास, ऐसा समझ लो, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन पूछा अगर कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो सबसे पहले आप एटम को फाइंड आउट करें। तो कार्बन, ठीक है, कार्बन, कार्बन के पास कितना एटम है, एक। कार्बन के पास कितना एटम है, एक। प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितना एटम है, दो। नंबर को हमेशा आगे रखा करो, ठीक है। हाँ, तो कार्बन के पास कितना एटम है, एक, और ऑक्सीजन के पास कितना एटम है, दो। इतना लिख दिए। अब क्या करना है, 1 का 1 लिखे, इंटू का इंटू लिखे। अब कार्बन, अब ये याद होना चाहिए कि कार्बन का मास कितना होता है। तो कार्बन का कितना मास होता है, 12, है ना। आप लोगों को ग्रुप में मैं डाल दिया था कि आप लोग कम से कम याद कर ले, ठीक है। तो कार्बन का कितना होता है, 12, ये प्लस, ये 2 का 2 लिखे, इंटू ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का जो होता है वो क्या होता है, 16, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 16। अब जनरल मैथ है ना। तो देखो 1 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12, और अगर 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 44। लेकिन यहाँ पूछा था मॉलिक्यूलर मास, तो आपको याद लिखना होगा AMU या फिर लिखना होगा 44U। अगर आप गलती से लिख दिए ग्राम पर मोल तो आपका 0 हो जाएगा। दोनों का आंसर सेम आएगा, यूनिट का सबसे बड़ा अंतर है। तुम खुद ही बताओ ना, मान लो सपोज दैट हम तुमको 1024 MB दे दें, है ना, या तुमको 1024 GB दे दें, तुम कौन सा लेना पसंद करोगे। तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि इतना MB 1 GB के बराबर है, ये सब लोगों को पता होगा। हाँ, तो गलती हो जाएगी। हम यहाँ MM लिखे, क्वेश्चन में पूरा मॉलिक्यूलर मास लिखे, या थोड़ा सा इतना बात समझ में आ गया। तो जल्दी से मेरे को कोई निकाल कर दिखाओ। बोलिए सर, जल्दी जल्दी। चलिए सभी निकालिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास सब हमें बता दें। हाइड्रोजन जितना जल्दी याद हो जाए याद कर लेना। ओके सर। सर एन का क्या होता है, नहीं गलती है सर, क्या बोले थे, मॉलिक्यूलर मास बोले थे। तो देखिए, अगर नाइट्रिक एसिड मिलता तो नाइट्रिक एसिड का पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3, यानी HNO3। तो आप क्या करोगे, देखोगे कि हाइड्रोजन कितना है, 1, नाइट्रोजन कितना है, 1, और ऑक्सीजन कितना है, 3। सबका मास याद होना चाहिए, है ना। तो 1 इंटू हाइड्रोजन का 1 होता है, और नाइट्रोजन का 14 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। सबको सॉल्व कर दोगे और यहाँ पर क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, सबको ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 63 AMU। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक एसिड। मैं लेकिन फॉर्मूला नहीं दूंगा,